देखिए, मेरा जो मेंटेनेंस केस का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक अच्छा डिटेल स्टेटमेंट आ चुका है। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक मिनट में क्लियर कर देती हूँ कि राइट टू रिलीजन ये मेरा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो राइट टू रिलीजन में हम अपने रिलीजन को और उसके बनाए हुए लॉज को फॉलो कर सकते हैं। ये हमें कानून, हमारा कानून ऑलरेडी बना हुआ है। 1937 सेक्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है कि देर इज नो मेंटेनेंस अंडर द शरिया लॉ और अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ वंस वुमेन गेट डिवोर्स। एक बार औरत जब डिवोर्स्ड हो गई तो क्या वो अपने हस्बैंड की बीवी रह गई? नहीं रह गई, वो एक्स हो गई। तो जब कोई औरत बीवी नहीं रह गई तो बीवी होने के हुकूक से भी वो खारिज होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जितने भी इस मुल्क में कम्युनिटीज रहती हैं वो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करती हैं और मेजॉरिटी रिलीजन जो अपने अपने लॉ रखते हैं उन लॉ को हर जगह फॉलो किया जाता है। हिंदूज का भी अपना पर्सनल लॉ है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि अडॉप्शन का मामला हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, सक्सेशन का मामला हो। इसी तरह मुस्लिम्स का भी अपना पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसमें हम शरीयत के कानून को फॉलो करते हैं। कुरान का रेफरेंस और हदीस का रेफरेंस भी मौजूद है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो इंटरवीन कर रहा है ये मैं समझती हूँ फेवरेबल नहीं। हाँ, मैंने जजमेंट पढ़ा है और इस जजमेंट में यही है कि अगर औरत जो है वो डिवोर्स दी जाती है या डिवोर्स उसको की जाती है तो वो उसके बाद भी अपने एक्स हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने की पूरी पूरी हकदार है। प्लस उसमें उन्होंने एक दो क्लॉज ये लगा दिए कि अगर ये हो जाए कि वो औरत जो थी वो मतलब उसकी सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है, कंडीशंस डिफरेंट हो सकती है, तो फिर वो लॉ जो है वो भी उसमें डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे मेन मुद्दे पे बात करूंगी कि मेरे को ये एक लॉजिक समझा दीजिए कि एक औरत जो अब अपने शौहर से अलग है, हमारे इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन पे आया है कि शाह बानो नाम की सबसे पहली औरत जिन्होंने कई साल पहले मेंटेनेंस का केस डाला था, उनका मानना था कि जब उनके शौहर ने उनको डिवोर्स किया तो इनको अलग से भत्ता मिलना चाहिए। वो भत्ता उन्होंने मतलब अपने लिए पर्सनल मांगा था। वैसे तो इस्लाम में क्या है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों का मेंटेनेंस तो बाप के हक में रहेगा, बीवी डिवोर्स हो या बीवी को डिवोर्स ना हो, चाहे बीवी सेपरेट हो जाए या बच्चे बीवी के साथ चले जाए, बच्चों की मेंटेनेंस बाप के हक में आती है। लेकिन एक बार औरत का शादी का कॉन्ट्रैक्ट एक मर्द से खत्म हो गया तो देयर इज नो लॉजिक कि औरत जो है वो अब एक स्ट्रेंजर से जाए और मेंटेनेंस मांगे। एक बार। दूसरा, इस कानून में जो अभी जो वर्डिक्ट आया इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। मुझे बताइए, एक औरत अगर सेकंड मैरिज कर लेती है और वो उसे डिक्लेयर नहीं करती तो यहाँ पे करप्शन के चांसेस है कि वो पहले हस्बैंड को से मेंटेनेंस लेती रहेगी। तो अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत क्रिएट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, एक मर्द जिसने एक औरत को छोड़ दिया वो उसे भत्ता देता रहेगा या जो दूसरी औरत को वो शादी करके लाएगा उसके ऊपर मेंटेनेंस देगा? तो एक औरत को हक दिलाने के लिए आप एक दूसरी औरत के हक को डाका डाल रहे हैं। तो बहुत सारे लूप होल्स हमें समझ में आते हैं, तो हम इसको फेवरेबल नहीं मानते, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि मेरे रिलीजन के देखिए, एक बात सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज का वर्डिक्ट पास करती है, जुडिशरी हमारी कंट्री में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होता है इट्स अ वेरी वैल्यूएबल वर्डिक्ट, ठीक है। इसको जनता को मानना पड़ता है टिल कि हम उसे जाकर दोबारा चैलेंज ना करें। तो इसमें बहुत सारे लूप होल्स निकल के आ रहे हैं। इट क्रिएट्स अनदर करप्शन इन द सोसाइटी। पहली बात तो हम यहीं पे अटक जा रहे हैं कि अगर हमारा पर्सनल लॉ बना हुआ है जो लॉजिकल है और फेवरेबल है और हम औरतें उससे सेटिस्फाइड है, वहां हमें पूरी सेफ्टी मिल रही है, तो फिर हमारे पर्सनल लॉ में इंटरवीन या इंटरवेंशन करके उसे चेंज करना या उसमें क्या कहते हैं कि कुछ नया निकाल के लाना, उसकी जरूरत ही पेश नहीं आ रही है। That's it. देखिए, हम यही देखते हैं, हम देखिए जब हम तो बने ही औरतों के एम्पावरमेंट के लिए हैं, उनको अपलिफ्टमेंट कराने के लिए। हम तो वैसे ही किसी भी जगह अगर औरत के साथ इनजस्टिस होता है तो वी आर द फर्स्ट एंड बहुत क्विक होते हैं कि हम पहुंच के वहां पर चीजों को करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी ऐसी चीज को फेवरेबल नहीं मानते जो औरत को हक दिलाने के नाम पे अनदर करप्शन क्रिएट करे। और एक बात कहना चाहूंगी, अंडर सेक्शन 125 ये कहना कि औरतों को तहफ्फुज प्रोवाइड करा जा रहा है, मुस्लिम औरतों को तहफ्फुज,
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट वहां तहफ्फुज फराहम करती जब लाखों लड़कियां कॉलेज और स्कूल से निकाली जा रही थी फॉर द सेक ऑफ हिजाब, वहां उनको इंसाफ नहीं मिला। नहीं तो क्यों नहीं अभी तक उस पे क्यों नहीं बात हुई? सुप्रीम कोर्ट को इस इशू को प्रायोरिटी पे क्यों नहीं लेना था? लेना चाहिए था, क्योंकि लाखों लड़कियों के एजुकेशन ऑन स्टेक है। Isn't it? Am I right? If बताइए, आप एग्री करते हैं कि नहीं? दूसरी बात, असमत रेजियां होती है। रेप का तो अभी ऐसा चलन चल गया है, इट्स अ न्यू नॉर्मल इन इंडिया। रेप होता है, कोई उम्र नहीं है, कोई सेक्शन नहीं बचा, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जिसकी बच्ची इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती हो। क्या कहते हैं, अफेयर के नाम पे, लिव इन रिलेशनशिप के नाम पे लड़कियां काट दी जाती है, नो पनिशमेंट एट ऑल। कोई कल्प्रिट मिलता नहीं है, कल्प्रिट मिला तो फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशन हो जाता है, वो छूट जाता है। अब बिल्किस बानो के केस में क्या हुआ था, खैर छोड़े, अभी वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बट ये कि हम औरतों की सिचुएशन से हिंदुस्तान में सेटिस्फाइड नहीं है, तो स्टेट मशीनरी हो या यूनियन मशीनरी हो, औरतों को जो तहफ्फुज प्रोवाइड करना चाहिए था उसमें वो कंप्लीट फेलियर है। ऐसे में हम जैसी प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम आगे आए और हम औरतों को जस्टिस दिलाना हो, उनके वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाना हो, या जहां उनके फंडामेंटल राइट्स का मामला होता है वहां बात करनी हो, ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसलिए हम एक ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं कि आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को समझिए और इसे ज्वाइन कीजिए। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। हमारे पास नेशनल का एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास हर स्टेट का एक स्ट्रक्चर है, स्टेट के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहां का एक स्ट्रक्चर है। हमारे पास कमेटी होती है जो बेस्ड ऑन 9 to 11 क्या कहते हैं वुमेन्स, ठीक है। उसमें हमारे पास ऑफिस बियरर्स होते हैं। इसके अलावा जो औरतें हमें ज्वाइन करती हैं वो हमारी मेंबर होती हैं, और ये हम मिलकर अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं, फिर वो मेंबर्स मिलकर इस प्लेटफॉर्म से मजीद मुआशरे में दूसरी औरतों के लिए काम करती हैं। जी हाँ, इसमें हम एक फॉर्म फिल कराते हैं। जो मेंबर ज्वाइन होना चाहती हैं, 50 रुपीज हमारी फीस होती है। इसको हम, ये एक्चुअली फीस हम ये भी नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन जस्ट टू शो द सिंसियरिटी कि वैल्यूएबल लगे कि हाँ आपने फॉर्म भरा है, फीस दी है, इट इज जस्ट फॉर